तो कल हमने देखा था कि सी प्लस प्लस क्या होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हमने जो सी में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, तो सी के बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर होना ज़रूरी है। डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें रिपीटली यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार क्लियर कर लीजिए, और अगर किसी और पॉइंट पे लेके आपको कोई समस्या है तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग डिस्कशन की ज़रूरत है? कोई नहीं सर। कोई एक ऐसा पॉइंट की जो हमें डिस्कशन करना चाहिए? सी का कीवर्ड, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। नहीं सर। नहीं? ओके, ग्रेट। तो कल हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सी प्लस प्लस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कौन से थे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? तो वो था एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमने कल देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इनको आज थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। हेलो जी सर। हेलो, मुझे एको आ रहा है किसी का, शायद माइक ऑन है। अगर किसी का ऑन है माइक तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस क्या है कि जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल इनहेरिटेंस है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अगर हम एक क्लास में क्रिएट किए गए मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को दूसरी क्लास में भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस जो प्रक्रिया है उसे इनहेरिट, वो जो क्लास है उसे इनहेरिट करके किया जा सकता है। अगर हम लिटरल मीनिंग ले इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में कुछ मिलना। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास अच्छा, इनहेरिटेंस का जब भी हम एग्जांपल देखेंगे तो एक वेल नोन एग्जांपल लेते हैं सभी के लिए कि इंडिया में अंबानी फैमिली सबको पता है। ठीक है, तो जो धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने एक अपना कुछ प्रॉपर्टी बनाई और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इन दोनों को मिली। उन्होंने अपनी अलग से प्रॉपर्टी का विस्तार अलग से किया, वो अलग बात है। लेकिन जो धीरूभाई अंबानी थी, धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी थी, वो जो प्रॉपर्टी मिली उनको, उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनको इनहेरिटेंस में मिली वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? विरासत, कुछ चीज़ विरासत में मिलना। तो जब हम इनहेरिटेंस को और ज़्यादा डीपली देखेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में क्या होता है कि क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के। मान लीजिए पेरेंट क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स हैं और फंक्शंस है, और जो चाइल्ड क्लास है वो अगर इसे इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास को, तो क्या होता है कि पेरेंट क्लास के जो
डेटा मेंबर्स और फंक्शंस है वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में भी आ जाएंगे। तो चाइल्ड क्लास की एक अलग प्रॉपर्टी रहेगी, चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर्स और फंक्शंस अलग रहेंगे, और पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर और फंक्शंस अलग रहेंगे। तो चाइल्ड क्लास में दोनों हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इसको क्या कहते हैं, डेटा हेडिंग भी कहते हैं। एनकैप्सुलेशन को डेटा हेडिंग भी कहा जा सकता है। कैसे कि मान लीजिए कि जो एनकैप्सुलेशन है ये क्या करता है, हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं और हमारे फंक्शंस, इनको बाइंड करके रखता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अगर हम एनकैप्सुलेशन का एक रियल लाइफ टाइम एग्जांपल देखें तो हमने कैप्सूल देखा है, हम जो दवाई खाते हैं कैप्सूल, तो वो बेस्ट एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का। जो ऊपर का जो उसका कवर होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अंदर के जो मेन कंटेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है, अंदर के कंटेंट को एक साथ बाइंड करके रखता है। ठीक है, सो एनकैप्सुलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, एनकैप्सुलेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमारे जो डेटा मेंबर्स है और फंक्शंस है, इनको आउटसाइड हमारे क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई अनऑथराइज मेंबर इनको एक्सेस ना कर पाए। इसके लिए हम उसको एक्सेस स्पेसिफायर द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक देंगे तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे, प्राइवेट देंगे तो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे तो चाइल्ड क्लास तक एक्सेस रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम एनकैप्सुलेशन जब हम डिटेल में देखेंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, नेक्स्ट वन है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। हमने इनहेरिटेंस देखा, एनकैप्सुलेशन देखा, अब हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन ये जो है इसका मतलब होता है कि जो हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उस सॉफ्टवेयर को उतना ही शो करना चाहिए जितना उस यूज़र को ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एंड यूज़र है उसको उतनी ही फंक्शनलिटी शो करनी चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है, बाकी की प्रोसेस बैकग्राउंड में हाइड कर देनी चाहिए। जैसे कि हम स्क्रीन देख रहे हैं कि अगर अब जब हम एक कार चलाते हैं तो कार चलाते वक्त हमारा ध्यान कहाँ होता है, क्लच, गियर, स्टीयरिंग पे ही होता है। इंजन किस प्रकार काम कर रहा है ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते। सेम थिंग अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एटीएम का एग्जांपल ले सकते हैं। एटीएम मशीन, आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे, अपना पिन इंसर्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे और आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होता है, आपको उससे कोई आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता उस बैकग्राउंड प्रोसेस से। आपको क्या है कि आप क्या है उस वक्त एक एंड यूज़र है, आपको उतनी ही फंक्शनलिटी शो की जा रही है जितनी आपको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए पॉसिबल है। और फोर्थ वन है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक नाम। सर एब्स्ट्रैक्शन सर, जैसे हम जो एग्जाम्स आजकल दे रहे हैं ऑनलाइन जी, उसमें भी वो उतना ही डेटा शो कर रहे हैं जितना हमें मतलब जरूरी है। परफेक्ट, वो भी एग्जांपल हो सकता है। परफेक्ट। देखिए, अगर आपका एग्जांपल लेते हैं तो अगर ये सारी फंक्शनलिटी एक साथ सभी यूज़र्स को शो कर दी जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट का जो डेटा है वो छेड़छाड़ करेंगे। हाँ, तो वो उसमें वो डेटा के साथ प्रॉब्लम कुछ क्रिएट कर सकते सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर जी सकते हैं। तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए हमें उतनी ही फंक्शनलिटी शो कर देनी चाहिए जितनी उस एंड यूज़र को ज़रूरी है। नीड। हाँ, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, जी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक नाम और उसके हम कई स्वरूप दे सकते हैं। एक ही नाम को लेके हम उसके कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो
पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैप्टर रखेंगे इसके लिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरीके से काम करता है और पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अब हमने ये 4 जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इनको एक इंट्रोडक्शन लेवल पर देखा है कि इनहेरिटेंस क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। ओके, ग्रेट। तो कल हम बात कर रहे थे कि सी और सी प्लस प्लस इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने कल बात की थी कि जो सी प्लस प्लस है वो सी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, जब इनिशियली इसे कहा गया था सी विथ क्लासेस, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो सी की जो बेसिक चीज़ें हैं वही सी प्लस प्लस में भी है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में वो क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। अब इसका मीनिंग क्या है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो दोनों सी और सी प्लस प्लस में दोनों लैंग्वेजेस में जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। मान लीजिए कि आपने आपके क्लास में, आपके प्रोग्राम में पहले एक क्लास लिखा है, फिर दूसरा एक क्लास है और आखिरी में आपका एक मेन फंक्शन है। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपका बॉटम से, जहाँ पे आपका मेन फंक्शन है वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही आप क्लासेस को कॉल करेंगे, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो वो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर क्लास पे जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन छोड़ के पर्टिकुलर क्लास पे जाएगा और उस क्लास को एग्जीक्यूट करता हुआ फिर वापस मेन फंक्शन में आएगा। इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेगा। जबकि सी लैंग्वेज में हमने क्या देखा था कि एक बार मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जी सर। ओके। सो सेकंड वन है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है क्या होता है कि एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, डेटा हाइडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सारे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक्सेस कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड में ये सब कुछ हमें पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सी प्लस प्लस में ये पॉसिबल है और सी में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET, C#.NET। ठीक है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड कौन सी है कि सी, VB, पर्ल, बेसिक, फोटोन, ये सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या कैसे काम होता है, डेटा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाने में काफ़ी सुविधा मिलती है। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है कि ज़्यादा ध्यान डेटा पर ना होते हुए प्रोसीजर पे दिया जाता है। इस वजह से उसे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आधार जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आधार फंक्शंस होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट या डेटा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए वह सिस्टम या तरीका जिसके आधार पर
किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से संबंधित फिजिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में लॉजिकली रिप्रेजेंट करके प्रॉब्लम को कंप्यूटर द्वारा सॉल्व किया जा सके, इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कहा जाता है। और जिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कंसेप्ट को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें प्रोसीजर की बजाय डेटा को इम्पोर्टेंट दिया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि UPS में क्या होता है कि डेटा को प्राइमरी लेवल पर रखा गया है और डेटा पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस के फंक्शंस को सेकेंडरी लेवल पर रखा गया है। जबकि प्रोसीजर में C में क्या था, फंक्शंस जो थे वो प्राइमरी लेवल पे थे और डेटा जो था वो सेकेंडरी लेवल पे था। ठीक है, C++ में क्या है, डेटा जो है वो प्राइमरी लेवल पे है और फंक्शंस जो है वो सेकेंडरी लेवल पे है। प्रॉब्लम को फंक्शंस में डिवाइड करने के बजाय ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं UPS में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स में अगर डिवाइड हो जाए तो उन्हें एक्सेस करने में आसानी होती है। डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज करेंगे, यह हम जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। डेटा पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस के फंक्शंस जो होते हैं ऑब्जेक्ट के डेटा स्ट्रक्चर के साथ ही कंबाइन कर दिया गया है, जिसे एनकैप्सुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है कि डेटा पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस जो है वो फंक्शन को ऑब्जेक्ट के डेटा स्ट्रक्चर के साथ ही कंबाइन कर दिए हैं इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, एनकैप्सुलेशन। डेटा को बाइंड कर दिया, किसके साथ बाइंड कर दिया, डेटा को ऑब्जेक्ट के साथ, ये एनकैप्सुलेशन हुआ। ठीक है, डेटा को केवल डेटा के साथ ही एसोसिएट किए गए फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, जिससे डेटा एक्सटर्नल फंक्शंस के लिए हाइड रहेगा। इसे ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे, डेटा हाइडिंग। मीन्स क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने देखा ना डेटा हाइडिंग, जो यूज़र है उसको उतनी ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई जितनी उसको जितनी उसको ज़रूरत है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, फंक्शंस द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन करता है। ये जो प्रक्रिया है इसको मैसेज पासिंग करना कहते हैं। ठीक है, ज़रूरत होने पर हम ऑब्जेक्ट्स में नए डेटा एवं डेटा पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस को ऐड भी कर सकते हैं। प्रोग्राम डिज़ाइन में UPS का बॉटम अप अप्रोच रहता है। ठीक है, अगर हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्रामर एक ही चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो लिख दी गया और उसी को हम बार बार उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोडिंग को रीयूज़ करने के कारण प्रोग्रामर को प्रोग्राम डेवलप करने में कम समय लगेगा और प्रोग्राम मेंटेन करने में भी आसानी होगी। जो UPS का जो प्रोग्राम है वो डेटा को कम्प्लीटली आउटर वर्ल्ड से मतलब हाइड रखता है, क्योंकि हम ऑपरेशंस कहाँ परफॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे, और ऑब्जेक्ट ही डेटा को एक्सेस कर सकेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को ही एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए डेटा को हम आउटर वर्ल्ड से हाइड रखेंगे। डेटा को एक्सेस करने के लिए अधिकृत जो मेंबर फंक्शंस है उन मेंबर फंक्शंस ही उस डेटा को एक्सेस करने में सक्षम होते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने अभी बात की कि ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उन फंक्शंस को एक्सेस करेंगे और उन फंक्शंस वो डेटा को एक्सेस करेंगे। तो जब हम सिर्फ डेटा जो और ऑपरेशंस रहेंगे हमारे, वो सारे ऑपरेशंस हम जब ऑब्जेक्ट पर ही परफॉर्म करेंगे तो जो एक्चुअल डेटा है हमारा वो आउटर वर्ल्ड से हाइड रहेगा। ठीक है, अब जब हमारा डेटा एक्चुअल आउटर वर्ल्ड से हाइड रहेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बेनिफिट ऐसा है कि मान लीजिए कि गलती से भी कोई मॉडिफिकेशन हमारे उस डेटा में ना हो, तो ये हम बच सकते हैं। इससे कोई गलती से भी हमारे डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। एक ही ऑब्जेक्ट को कई इंस्टेंस बनाकर हम इंटरफेस के साथ एक ही प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसी ऑब्जेक्ट को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करने के कारण प्रोग्राम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लॉजिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने में सक्षम होता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है उस पर आधारित एप्लीकेशन को अपग्रेड, मॉडिफाई एंड उसमें चेंजेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ हमें करना चाहिए। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए कंसेप्ट के आधार पर हम बहुत आसान तरीके से एक आध सॉफ्टवेयर बना के उसको डेवलप एंड मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उसके जो कंसेप्ट है वो सी या पास्कल जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब हम सी जैसी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप्स के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तब हमें कई अनकम्पाइलर जैसे उनकी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। जब C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए कंपाइलर को यूज़ करने पर हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के संबंध में हमें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली दो लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। पहली कौन सी है जो अब हम डिवाइड करेंगे तो पहला है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विजुअल बेसिक जो है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये विजुअल बेसिक कौन सा है, ये पुराना वाला जो अभी अपडेटेड नहीं, .NET नहीं, विजुअल बेसिक, सिर्फ विजुअल बेसिक। ठीक, इस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एनकैप्सुलेशन व ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुख्य फीचर्स एनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग एंड एक्सेस मैकेनिज्म, ऑब्जेक्ट्स का ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन एवं क्लियर होना जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुख्य फीचर्स जो होते हैं एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हेडिंग, ये भी इसमें पाए जाते हैं। एक्सेस मैकेनिज्म, ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन एंड क्लियर करना, इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, जैसे कि एक्सेस मैकेनिज्म। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कब होते हैं, जब इनको हम न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं। ठीक है,
ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट बेस है वो सपोर्ट नहीं करते इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग को, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग को पॉसिबल करते हैं, इसलिए उनको ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और फिर आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें जैसे कि हमने अभी देखा कि उसमें इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग ये हम कर सकते हैं। सी प्लस प्लस जो है वो एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करती है, ठीक है। तो लेकिन हम सी प्लस प्लस को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कहेंगे। सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। अब ये सी प्लस प्लस कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले तो गेम बनाने के लिए सी प्लस प्लस यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेलने के आदि हैं या आपको पसंद है गेम खेलना और आप खेलते हैं, तो एक डूम 3 नाम का एक गेम था। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये मिल भी जाएगा गेम। डूम 3 नाम का एक गेम है जिसमें जो सी प्लस प्लस में बनाया गया था, ठीक है। चलिए दिखा ही देते हैं। ठीक है, डूम 3 नाम का एक गेम है। ये देखिए ये एक गेम है, ठीक है। 2004 में बना था ये जो गेम है ये किस में बना है? सी प्लस प्लस में बना है। तो इसमें ग्राफिक्स भी है, इसमें ग्राफिक्स का भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि GUI बेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस एप्लीकेशन की, तो जैसे कि अभी हम लोग एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं या प्रीमियर यूज़ करते हैं, इमेज रेडी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो है वो उसमें सी प्लस प्लस की भी मदद ली गई है, इसमें सी प्लस प्लस की भी कोडिंग है। जैसे अब वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो जावा है, जावा की जो शुरुआत है वो सी प्लस प्लस को बेस बनाकर ही जावा इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। जैसे सी का बेस बनाकर सी प्लस प्लस बनाया गया, वैसे ही सी प्लस प्लस का बेस बनाकर जावा को बनाया गया है, ठीक है। अब गूगल का जो बैकएंड है उसमें एक पार्ट में सी प्लस प्लस में भी उसका कुछ पार्ट सी प्लस प्लस में भी कोडिंग किया गया है उसका, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स हुआ या मोजिला थंडरबर्ड है, तो ये सारे जो ब्राउज़र्स है ये सारे सी प्लस प्लस, इसकी सारी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट सी प्लस प्लस में है, ठीक है। कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी सी प्लस प्लस का इम्प्लीमेंटेशन, सी प्लस प्लस की कोडिंग वहाँ पे, जैसे 3D मॉडलिंग हुआ, विजुअल इफेक्ट्स हुए, एनिमेशंस हुए, तो जो माया 3D सॉफ्टवेयर है, ये जो माया 3D सॉफ्टवेयर ये इसका कुछ पार्ट सी प्लस प्लस में भी डेवलप किया गया है, ठीक है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे कि MySQL हुआ, तो डेटाबेस के जो MySQL की स्क्रिप्ट है उसकी कुछ पार्ट जो है वो MySQL का सी प्लस प्लस में डेवलप किया गया है। हमने कल बात की थी कि जो
सॉरी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, तो डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स का बेसिक जो होता है वो सी प्लस प्लस में ही बनाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं कि जहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो डिवाइस यूएसबी डिवाइस हुए, तो डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं। एंड फिर आते हैं कंपाइलर्स। ठीक है, तो जैसे कि सी के कंपाइलर हुए या एप्पल के सी प्लस प्लस, ब्लडशेड, डेवसी, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं, ये सारे सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन या को डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक हमने तो थ्योरेटिकल पार्ट देखा है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। मैं थोड़ा इनहेरिटेंस का नहीं सुन पाया था सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन 4 बेसिक प्रिंसिपल में से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो इनहेरिटेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 4 बेसिक प्रिंसिपल में से एक बेसिक प्रिंसिपल इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर लिटरल मीनिंग ले इनहेरिटेंस का, तो विरासत में कुछ प्राप्त करना, इनहेरिट करना। हमने एक एग्जाम्पल देखा था अंबानी फैमिली का कि कैसे मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इन दोनों को मिली। फिर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी डेवलप की। तो वैसे ही जो एक पेरेंट क्लास होगा वो एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास होगा, वो कोई चाइल्ड क्लास किसी क्लास से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, कुछ डेटा मेंबर या फंक्शंस इनहेरिट करता है, तो वो चाइल्ड क्लास कहलाएगा। जो इनहेरिट करता है वो चाइल्ड क्लास कहलाएगा, और जिससे इनहेरिट हो रहा है वो पेरेंट क्लास कहलाएगा। ठीक है, इससे बेस जो पेरेंट क्लास होता है उसे बेस क्लास भी कहा जाता है, और जो चाइल्ड क्लास होता है उसे डिराइव क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है गौरव जी? जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो मेरे ख्याल से आज रुकते हैं यहीं, और कल से फिर हम एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। जो हमारे स्टेटमेंट्स रहेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उनको रिवाइज कर लेंगे एक बार। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमने कल डिस्कस किया था कि आप लोग ये सी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो क्विक हमने रिवीजन लिया था यूट्यूब पे, हमारा जो लेक्चर है वो उसको एक बार देख लीजिए। तो कितने लोगों ने देखा? मैंने देखा है सर, लेकिन अभी उसको और देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए, और अगर कोई कंसेप्ट होता है ऐसा कि ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमें डिस्कशन की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन वो बेसिक जो कंसेप्ट है सी के, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सारी बेसिक चीज़ें हमें क्लियर होना ज़रूरी है। वही सब याद कर रहा हूँ सर, देख तो ले रहा हूँ लॉजिकल ये और तमाम तरह चीजें उसको। सर जैसे वो जो पिछली बार कराया था सी लैंग्वेज में, वही है ना? वही पूरा याद करना है ना जो नोट्स बनाए थे हमने पिछली बार? वही याद नहीं करना है, आपने याद तो कर लिया होगा। आपको आप एग्ज़ाम दिए, नहीं, आपने उसको प्रैक्टिस में लाना होता करके है। देखना पड़ेगा ना। बस एक बार रिवाइज कर लीजिए आप उससे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो रुकते हैं आज यही। ओके सर। जी सर। ओके।